तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि रेड गॉब्लिन जो होता है वहां पर कहता है कि मैं यहाँ पर एडवांस पेमेंट लेता हूँ और उसके बाद ही काम के लिए हामी भरूंगा। जबकि उसकी बात सुनने के बाद हमारी जो शिन होती है वो सोच रही होती है कि मेरे पास यहाँ पर पैसे नहीं है। तो उसी के साथ ही उसे कहता है कि क्यों ना मैं यहाँ पर अपने नाम को दांव पर लगाऊं। तो वो कहता है जरा बताओ तो तुम्हारा नाम है क्या। और इसी के साथ ही शिन वहां पर सोच रही होती है अगर मैं यहाँ पर इसे अपना फैमिली नाम बताती हूँ तो मुझे लगता है काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे फैमिली नाम के साथ पूरे म्यूजियम वर्ल्ड में सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं और मुझे यहाँ पर इसके ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। और इसी के साथ ही उसे बताती है कि मेरा नाम याइल है। और जैसे ही उसे ये नाम बताती है तो उसे कहता है क्या वाकई में तुम्हारा वही नाम है जो तुम यहाँ पर बता रही हो। इसका मतलब यह है कि तुम जॉयफुल स्पिरिट गोस्ट हैंड की बेटी हो। साथ ही रेड गॉब्लिन वहां पर सोच रहा था कि मुझे लगता है कि ये बिचांडो क्लैन की अब नई हेड है, क्योंकि इसके फादर को मार दिया गया था। मोवेंग पैलेस के लोगों ने उसके फादर को मार दिया था। साथ ही वो खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे यहाँ पर पैसे कमाने के लिए कुछ तो करना ही होगा। लेकिन अगर मुझे पहले पता होता कि तुम गोस्ट हैंड की बेटी हो तो फिर मैं यहाँ पर तुमसे 100 मोहरों की बजाय ज्यादा पैसे मांगता। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर पैसों की कीमत बढ़ाने वाले हो। तो वो कहता है नहीं अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बढ़ाने वाला। हमारी जो डील हुई है वो 100 कॉइन्स के ऊपर हुई है और मैं अगर यहाँ पर तुमसे ज्यादा मांगूंगा तो फिर तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो इसी के साथ ही वो उसे कहती है तो फिर इस बात का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि पूरे 1 महीने के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें एस्कॉर्ट देने वाला हूँ और तुम्हें पैसे जो है वो बाद में पे करने होंगे, यानी कि पूरे 100 कॉइन्स तुम्हें मुझे देने हैं। अब बताओ कि हम लोग कहां पर से जाने वाले हैं। और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर से आगे गांव नेक्सजंग की तरफ जा रहे हैं। तो रेड गॉब्लिन आगे चलना स्टार्ट करता है और उसे कहता है तो फिर ठीक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी और यहीं पर से स्टार्ट होता है। अब रास्ते में अगर कोई भी मुसीबत आती है तो सबसे पहले उसे मुझसे फेस करना पड़ेगा, उसी के बाद वो तुम्हारे तक पहुंच पाएगी। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही रेड गॉब्लिन जो होता है सांगू के पास पहुंचता है तो सांगू कहता है कि इसका कद तो देखो ये कितना ज्यादा लंबा है। तो वो उसे कहता है क्या बच्चे अब तुम्हें मेरे कद के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा कद इतना लंबा है। तो वो उसे कहता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर देख रहा हूँ तुम काफी ज्यादा हॉट लग रही हो और साथ ही ऊपर से यहाँ पर इतनी गर्मी में तुमने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और साथ ही तुमने यहाँ पर रेड कलर की केप भी पहनी हुई है, क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही। तो वो उसे कहता है कि अपने काम से काम रखो, तुम यहाँ पर मेरी तरफ से इस तरह से बात कैसे कर सकते हो जबकि तुमने मुझे कपड़े खरीद कर नहीं देने। अगर मुझे कपड़े खरीद कर देना चाहते हो तो दे सकते हो, फिर मैं वो वाले पहन लूंगा। और इसी के साथ ही वो लोग वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और साथ ही हमारा जो सांगू होता है उसके साथ बातें करता जा रहा होता है। इसी के साथ ही हमारा सांगू से अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम डोंगबैंग मुई है और दूसरी तरफ से वो रेड गॉब्लिन भी से अपना नाम बताता है कि उसका नाम जोंगवा है। जबकि इसी के साथ ही हमारा जो मुई होता है यानी कि हमारा सांगू जो होता है वो उस लड़की का नाम बताने लगता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं रखा, तुम्हारा नाम क्या था। वो कहती है कि तुम्हें याद है मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। और इसी के साथ ही वो लोग आगे की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं तो जंगल में वहां पर कुछ माउंटेन बैंडर्स को दिखाते हैं जो कि रास्ते में रास्ता रोकने के लिए खड़े होते हैं। तो इसी के साथ जैसे उन्हें वहां पर वो तीनों आते हुए दिखाई देते हैं तो एक गुंडा जो होता है अपने बॉस से कहता है कि बॉस लो हमारा शिकार आ गया। काफी देर इंतजार करने के बाद फाइनली कोई जहां पर अपीयर हो ही गया है। वो सभी लोग वहां पर उनको लूटने के लिए रेडी होने लगते हैं ताकि पोजीशन में आ सकें। लेकिन इसी के साथ ही बॉस की नजर वहां पर रेड गॉब्लिन के ऊपर पड़ती है और साथ ही उसकी तलवार के ऊपर पड़ती है। तो वो कहता है ये तो रेड गॉब्लिन है। जबकि उसके साथी जो होते हैं वहां पर उनको रोकने के लिए रेडी होते हैं। उनमें से एक चिल्लाकर उन्हें कहने लगता है कि यहीं पर रुक जाओ, लेकिन बॉस उसके सर में थप्पड़ मारता है और उसे कहता है मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब वो वहां पर इशारों में उसे कह रहा होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है तो उसका साथी उसे कहता है कि हाँ बॉस मुझे समझ आ गई कि हमें यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा मुश्किल देनी है। ठीक है मैं यहाँ पर इनको अच्छा सबक सिखाऊंगा। और इसी के साथ ही बॉस उसे कहता है बेवकूफ मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि वहां पर उनके साथ रेड गॉब्लिन है और हमारे लिए ये टास्क बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम नहीं लूट पाएंगे। तो ये बात सुनते ही वो सभी के सभी लोग वहां पर चौंक जाते हैं और सभी लोग वहां पर ऐसे एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं जैसे कि वो लोग इन्हें लूटने के लिए नहीं, कि वो सभी लोग यहाँ पर वेदर को एंजॉय करने के लिए निकले हों। तो जैसे वो लोग उनके बीच से गुजरने लगते हैं तो वो सभी जो होते हैं वहां पर अलग अलग हो जाते हैं और वहां पर आसपास मौसम को देखकर बातें करना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि आज मौसम कितना ज्यादा अच्छा है, आज आउटिंग के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, चलो आज घूम फिर कर आते हैं। जबकि हमारा सांगू जो होता है उनकी बातें सुन रहा था और कहता है कि इन सभी लोगों को अचानक से क्या हो गया है। मुझे लगता है कि ये सभी के सभी लोग माउंटेन बैंडर्स हैं और थोड़ी देर पहले तो यहाँ पर सामने खड़े थे शायद हमें लूटने के लिए। और इसी के साथ ही वो लोग उनके बीच से गुजरकर आगे आ जाते हैं। तो सांगू कहता है कि मिस शिन तुम्हें नहीं लगता कि ये सारे के सारे माउंटेन बैंडर्स हैं, फिर इन सभी लोगों को क्या हुआ और ये सभी लोग यहाँ पर इस तरह की हरकतें क्यों कर रही है। तो मिस शिन उसे कहती है कि मुझे क्या पता, यह रेड गॉब्लिन से पूछ लो, हो सकता है कि उससे डर का ये सब कुछ इस तरह की बातें कर रहे हों या फिर वो उसकी इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वर्ड से डर रहे होंगे। तुम्हारा सांगू कहता है क्या इमोशनलेस ब्रेकिंग स्वर्ड, क्या ये इस तलवार का नाम है। तो वो उसे कहता है कि हाँ इसी तलवार का नाम है। और मिस शिन उसे बताती है कि ये एक बहुत ही खास तलवार है, ये ऐसी तलवार है जिसको कोई हरा नहीं सकता और ये बहुत ही पावरफुल तलवार है, अपने ओपोनेंट को बड़ी आसानी से काट देती है। तो बातें करते करते ये लोग वहां पर से गांव में पहुंच जाते हैं और उस गांव में पहुंचने के बाद वहां पर दिखाते हैं कि रेड गॉब्लिन वहां पर उन लोगों की तरफ देख रहा होता है जिन लोगों ने उसके पैसे देने होते हैं। तो वो कहता है कि यहाँ पर ऐसे लोग मुझसे नहीं छुप सकते जिन्होंने मेरे पैसे देने हैं। तो एक लड़की वहां पर से भागकर जा रही होती है तो वो उसके पास से पैसे ले आता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें होटल रूम का दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर हमारी जो शिन होती है वो उनके लिए कपड़े खरीद कर लाती है और कहती है कि ये कपड़े मैं तुम्हारे लिए खरीद कर लाई हूँ। वो हमारे सांगू के लिए कपड़े लेकर आती है और उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कपड़ों को चेंज कर लेना चाहिए, खाना खाने के बाद हम लोग कपड़े चेंज कर लेंगे। जबकि रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि मेरे कपड़े कहाँ पर है, तुम मेरे लिए तो कपड़े लेकर ही नहीं आई। तो वो उसे कहती है क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा है, तुम खुद यहाँ पर अपने लिए अपने कपड़े खरीद सकते हो। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है नहीं, मेरे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं है। जब किसी के साथ ही वो पैसों की थैली निकालती है और उसे कहते हैं तो फिर ये क्या है, ये मुझे तुम्हारे पास से मिले थे, ये सारे के सारे पैसे तुम्हारे ही हैं, मैंने इनमें से कुछ उधार ले लिए जिनके साथ मैंने यहाँ पर सांगू के लिए कपड़े खरीद लिए हैं, और ये सारे के सारे पैसे जो है वो 100 कॉइन्स में ऐड कर लेना, मैं तुम्हें जब तुम्हें सारे पैसे दूंगी तब उसमें ऐड कर लेना। तो उसको इस बात से झटका लगता है और रेड गॉब्लिन उसके हाथ से वहां पर थैली छीन लेता है और कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुम तो वाकई में एक चोर नहीं हो, मुझसे दूर रहा करो, मेरे करीबी मत आना। और इसी के साथ वो पीछे हट जाता है और उसे कहता है कि आज से तुम मुझसे 3 मीटर दूर रहोगी, मेरे करीबी मत आना, वरना तुम तो मेरे पास से पता नहीं क्या क्या चोरी कर लोगी। फिर नेक्स्ट सीन जो होता है रात के वक्त का दिखाया जाता है कि रात के वक्त में शिन जो होती है वो बैठी चाय पी रही होती है। जब वो वहां पर बैठकर चाय पी रही होती है तो हमारा सांगू जो होता है उसकी तरफ घूर घूर कर देख रहा होता है और साथ ही वो सोच रहा था क्या वाकई में यही वो फेरी है जिसे मैंने रात के अंधेरे में देखा था, यानी चांद की रोशनी में ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो वो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे इस तरह से घूर कर क्यों देख रहे हो। तो हमारा सांगू इसी के साथ ही शर्माना शुरू कर देता है और फिर साथ उसे कहता है कि गोस्ट लेडी मुझे यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना है। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरा नाम जानते हो फिर भी यहाँ पर मुझे गोस्ट लेडी क्यों कहते हो। तो वो कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर एक चोर कैसे बन गई। तो वो कहते हैं कि इसमें यहाँ पर बनने जैसा क्या है, मेरे क्लैन में खानदानी चलता आ रहा है, हम लोग खानदानी चोर है और मैं भी यहाँ पर अपने फादर की तरह ही एक बहुत ही महान चोर हूँ। तो हमारा सांगू से पूछता है क्या तुम्हारे फादर भी एक महान चोर थे। तो वो कहते हैं हाँ, वो मेरे फादर एक बहुत ही महान चोर थे, हमारे पूरे के पूरे शहर में उनसे बड़ा चोर कोई भी नहीं था। वहां पर उस गांव के अंदर जितने मेरे साथी थे जो मुझे यंग मिस कह रहे थे वो सारे के सारे हमारे क्लैन के लोग थे, वो सारे भी चोर थे। तो हमारा सांगू से कहता है कि क्या चोरों को भी यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी पड़ती है। तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर चोरों को मार्शल आर्ट सीखना पड़ती है, तो क्या तुम भी सीखना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। तो वो उसे कहती है यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें एक मार्शल आर्ट ट्रिक दिखाती हूँ। और इसी के साथ मिस शिन उसके सामने टेबल पर एक पानी का कप पड़ा होता है, तो वो उसके अंदर अपनी उंगली डुबोती है और उसे कहती है कि अब यहाँ पर ध्यान से देखना। तो हमारा सांगू होता है उसकी उंगली के ऊपर लगे हुए पानी की तरफ देख रहा था। जब उसे घूर कर देख रहा था इसी के साथ ही पानी के छींटे जो होते हैं उसके मुंह पे पड़ते हैं। तो वो उसे कहती है क्या तुम्हें समझ आई मैंने यहाँ पर क्या किया। तो वो कहता है नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आई। तो वो उसे कहते हैं सर आपने गाल को टच करो। तो वो अपने गाल को टच करता है तो पानी का छींटा उसके गाल के ऊपर पड़ा होता है और उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता कि कब उसने अपने हाथ को हिलाया। तो वो उसे कहते हैं कि स्पेशल टेक्निक को गोस्ट हैंड टेक्निक कहते हैं, मेरे फादर का निकनेम भी गोस्ट हैंड था। सांगू से कहता है क्या तुम दोबारा इस टेक्निक को परफॉर्म करोगी। तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ वो फिर से पानी के अंदर उंगली डुबोती है और उसे कहते हैं कि आप जहाँ पर घूर कर देखना, तुम्हें गौर से देखो, शायद तुम्हें जहाँ पर पता चल जाए इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म करते हैं। और इसी के साथ ही वो जहाँ पर घूर घूर कर देख रहा होता है लेकिन उसका पानी जो होता है उंगली के ऊपर लगा होता है वो ड्रॉप जो होता है उसकी लेफ्ट चीक के ऊपर जाकर पड़ता है। तो इस बात से वो और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक को परफॉर्म कर पाऊंगा। और मिस शिन जो होती है वहां पर हंसना शुरू कर देती है। फिर साथ उसे कहती है ठीक है अब जाओ, जाकर सो जाओ, कल सुबह जल्दी हमें यहाँ पर से नेक्स्ट विलेज के लिए निकलना होगा। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।